हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर से आज का, है ना। और इस लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जो कोर्सेज हैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, है ना। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे जितनी भी प्लेलिस्ट चल रही हैं, और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हैं कि क्या है इस टॉपिक में, क्या आया था। तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है दैट इज़ बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो यूएस और इंडिया के बीच में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, USIAI, है ना। तो यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये किसका इनिशिएटिव है? तो यूएस और इंडिया के बीच में एक फोरम चलता है, यूएस इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, है ना। अगेन इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये इनिशिएटिव जो चलता है उसने ये लॉन्च किया है। अभी क्या करेगा ये इनिशिएटिव, किस लिए है? तो कुछ नहीं है, इसमें बेसिकली क्या है, हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। कुछ जो मेजर सेक्टर्स हैं ना, हमारे जो कंसर्निंग सेक्टर्स हैं उसके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनको एफिशिएंट बनाने का सॉल्यूशन निकालेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? जैसे एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, स्मार्ट सिटीज़ है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। इंडिया और यूएस के साइंटिस्ट मिलके एफिशिएंट सॉल्यूशंस निकालेंगे इन सेक्टर्स में, कि भाई एग्रीकल्चर में जैसे लेट्स से हम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो उसका कंजम्पशन कैसे कम किया जाए, उनका कंजम्पशन उसके सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई ड्रिप इरिगेशन कर लो, है ना, इस टाइप से। तो वो सब है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज को कैसे हम टैकल करें, जो टेम्परेचर्स बढ़ रहा है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम अपना कम एमिट कर सकते हैं, उस पर आएगा। इसमें ये हो सकता है कि भाई आप रिन्यूएबल्स का जो शेयर है एनर्जी में उसको बढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये इनिशिएटिव उसी पे है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये सारे सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की बात करते हैं। ये है क्या बॉडी? नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया और यूएस गवर्नमेंट के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी इनोवेशंस आते हैं, वो ये फोरम डील करेगा, है ना। करेक्ट। तो क्या है ये एक बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। बायलैटरल क्यों? क्योंकि दो कंट्रीज इन्वॉल्व में, इंडिया और यूएस, है ना, तो इसीलिए बायलैटरल बोल दिया। बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों फंड करते हैं। कौन फंड करेगा? गवर्नमेंट ऑफ यूएस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। क्या करेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, है ना। और तो क्या ही कर सकता है, इंजीनियरिंग, इनोवेशन, ये सब को प्रमोट करेगा। और दोनों गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनके साइंटिस्ट इंटरेक्ट करेंगे, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इंटरेक्ट करेंगे, ताकि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल पाए हम साइंस एंड टेक में, है ना। तो ये सब बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है ना इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स आर रिस्पेक्टिव नोडल डिपार्टमेंट्स। सिंपल। Artificial intelligence has the potential to boost the national growth by 1.3% and add $957 billion by 2035 by India's economy, है ना। तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो कितना सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, IoT चल रहा है, एलेक्सा, है ना, दे वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो सिरी है उसमें, है ना। गूगल में जाते हो तो ओके गूगल बोल देते हो, है ना। तो ये सब क्या है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा पार्ट है ना। तो ये सब जो है आपका फेस रिकॉग्निशन होने लगता है ना। तो आप घर आओ, जैसे मान लो आप घर आओ, है ना, आप घर आ रहे हो, पंखे अपने आप चालू हो जाएं, डोर अपने आप खुल जाए। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, IoT और ये सब। तो ये अगर हम यूज़ करेंगे तो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? डिजिटलाइज हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट यही है ना। पूरा स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट क्यों है? यही इसी पे तो बेस्ड है कि भाई हम पूरा डिजिटली कनेक्ट कर देंगे सब कुछ, है ना। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी फोकस कर ही रही है, तो इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द फील्ड, जितने भी फील्ड हैं सब में एप्लीकेशन है। अब देखो ये वाली जो
टेक्नोलॉजी है ना, अगेन जैसे मैंने अपने उस वाले कोर्स में जो हमारा चल रहा था हाउ टू स्कोर 120+ इन यूपीएससी प्रीलिम्स वाली जो सीरीज है, उसमें हमने ये सब डिस्कस किया है कि भाई कैसे ये जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, एआई, जेनेटिक, जीन एडिटिंग, है ना, ये सब का स्कोप बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका। तो जनरली क्या होता है, इनके सारे ऑप्शन सही होते हैं अनटिल अनलेस कोई भी बहुत आर्बिट्रेट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जनरली, है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होते हैं, बट आर्बिट्रेट ऑप्शन अगर कोई नहीं है तो जनरली सही होते हैं, नहीं मालूम है तो सही मार के आ जाओ, इस टाइप से, है ना। तो ये जो एआई है ना, जीन एडिटिंग है, ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अभी अगर इनका कोई स्कोप नहीं, मान लो अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपको नहीं पता है कि यार ऐसा होता हो, तो क्या पता फ्यूचर में हो जाए, है ना, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो जनरली एप्लीकेशन तो हर जगह हो सकती है ना। तो जनरल एप्लीकेशन है इसकी। अब फिर इंडिया ने क्या एक और इनिशिएटिव लिया, इंडिया एआई नाम से पता चल रहा है इंडिया का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पोर्टल है। तो ये बेसिकली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, किसका, इंडिया का, है ना। तो ये क्या करेगा इंडिया, इट इज़ बेसिकली सेंट्रल हब, जो भी एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो भी इंडिया में चीज़ चल रही है, रिसर्च से लेकर जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कोई स्टार्टअप काम कर रहा है, XYZ जो भी सर्विसेज आ रही हैं, वो सारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, है ना। किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, नेशनल अंडर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नैसकॉम, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। और नैसकॉम भी है। और नैसकॉम के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज नैसकॉम। नैसकॉम इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, तो याद रखना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसने बेसिकली एक फ्यूचर स्किल्स प्राइम इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ताकि ये डिजिटल इंडिया का जो इकोसिस्टम है उसको हम बढ़ा पाएँ, है ना, और उसके स्किल मतलब उससे रेलिवेंट जो स्किल्स हैं उसको हम प्रोवाइड कर पाएँ थ्रू सेल्फ पेस्ड लर्निंग। मतलब जैसे आप खुद से लर्न कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये लेक्चर्स बना रहे हैं ना, तो हम लोग आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई आप अभी पढ़ो, 10 बजे पढ़ो या सुबह आप 5 बजे पढ़ो, आप अपने हिसाब से अपने पेस के हिसाब से पढ़ो। आपको एक लेक्चर पढ़ना है, एक लेक्चर पढ़ो, 2 लेक्चर पढ़ना है, 2 लेक्चर पढ़ो, है ना। तो वो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। कर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, NFTs के बारे में। व्हाट आर नॉन फंजिबल टोकन्स। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंजिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज फंजिबल आइटम्स, है ना। फंजिबल क्या होता है, व्हाट इज फंजिबल, मालूम है तो कमेंट करो, नहीं तो बता रहा हूँ। फंजिबल आइटम्स क्या होते हैं कि देखो, जैसे मान लो कि 100 रुपये का नोट है ना, 100 रुपये का नोट आप लेके गए बाजार में, है ना। आपको क्या करना है कि आपको 10 रुपये के 10 लेस के पैकेट खरीदने हैं, है ना। तो ये 10 लेस के पैकेट की वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप दुकानदार को ये 100 रुपीज़ देते हो, है ना, और आपको 10 लेस के पैकेट मिल जाते हैं, करेक्ट। तो ये जो 100 रुपीज़ है, दिस इज अ फंजिबल आइटम। बाय फंजिबल आइटम क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। इसकी वैल्यू जो है 100 रुपये है और ये वाली वैल्यू भी 100 रुपये है ना, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो कोई भी ऐसा एसेट है ना, जो आप समझ लो, कोई भी ऐसा एसेट, ये तो मैंने आपको 100 रुपये का नोट का बताया है, कोई भी आपके पास ऐसा एसेट है जिसको आप एक्सचेंज करके उतनी ही वैल्यू का कोई आइटम ले सकते हो, है ना। वैल्यू सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए। अगर 100 रुपये का आइटम दे रहे हो तो 100 रुपये का आपको मिले, है ना, चीज़। कोई भी सिमिलर एसेट आप एक्वायर कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं फंजिबल एसेट, ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड फंजिबल एसेट। जैसे जितनी भी करेंसी होती है हमारी, है ना, बिटकॉइन हो गया, रुपए हो गया, है ना, दीज आर फंजिबल एसेट। क्योंकि हम जैसे 100 रुपये का नोट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो 100 रुपये अगर आप दे रहे हो तो आप 100 रुपये की वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना। तो आप सिमिलर एसेट खरीद रहे हो, करेक्ट। 100 रुपये देके आप सिमिलर चीज़ खरीद रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड फंजिबिलिटी। अब नॉन फंजिबल क्या होगा, जो ऐसा नहीं हो पाए, दैट इज नॉन फंजिबल। मतलब कि क्या मतलब है, मतलब कि मान लो अगर कोई एक ऐसी चीज़ है मेरे पास जिसकी वैल्यू लेट से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ है, ठीक है, जो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब उसकी वैसे वैल्यू तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते नॉन फंजिबल टोकन की। कुल मिला के कहने का बात यह है कि उसकी वैल्यू सैक्रिफाइस होती है उसमें, है ना, समझ में आ रहा है। आप उसको अगर एक्सचेंज करोगे, मान लो मेरे पास कोई ऐसा लेट से मेरे पास कोई ऐसा डिजिटल आइटम है, लेट से मेरे पास कोई डिजिटल स्केच है ना, मैंने कोई स्केच बनाया कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसको सेव कर लिया इमेज को। क्या मैं इस इमेज को ट्रेड कर सकता हूँ किसी से, है ना, बोलूंगा भाई मेरे को 1 किलो आलू चाहिए, ये इमेज ले लो मेरे से, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना, वो आलू नहीं देगा मेरे को, है ना, वो बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो, पागल खाने से आए हो क्या इमेज दे के तुम आलू कैसे ले सकते हो। तो ये इमेज जो है, ये जो डिजिटल आइटम है, दैट इज अ नॉन फंजिबल टोकन। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है ही नहीं, मतलब वैल्यू है नहीं का मतलब कि इसकी वैल्यू सैक्रिफाइस हो रही है। मे बी आलू इज मोर वर्थ ऑफ दिस, राइट। तो नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, कोई ऐसा डिजिटल आइटम होता है। डिजिटल आइटम में जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको बताया इमेज है ना, इमेज हो गई एक। आपने मान लो कोई वीडियो प्रोड्यूस कर दिया, है ना, कोई वीडियो प्रोड्यूस कर दिया, या फिर आपने कोई मूवी प्रोड्यूस कर दी, है ना,
तो ये सब क्या है, ये सब नॉन फंजिबल टोकन्स है ना। आप मूवी को ट्रेड कर सकते हो क्या किसी से? नहीं कर सकते मूवी को ट्रेड, है ना। तो दिस इज कॉल्ड नॉन फंजिबल टोकन। अभी हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? एक डिजिटल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया, इट कैन बी अ ड्राइंग, इट कैन बी एन एनिमेशन, इट कैन बी अ पीस ऑफ म्यूजिक, मान लो आपने गाना रिकॉर्ड किया हो, इट कैन बी अ फोटो, इट कैन बी अ वीडियो, है ना, विद अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? आप अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, कोई एक ऐसी ऑथेंटिक वीडियो बना देते हो या फिर कोई ऐसी ऑथेंटिक फोटो बना देते हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन फंजिबल टोकन। समझ में आया? नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? कोई भी ऐसा डिजिटल ऑब्जेक्ट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हो, जो डिजिटल होना चाहिए, ध्यान रखना, डिजिटल इमेज हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है। न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है WazirX, इसने लॉन्च किया है एक नॉन फंजिबल टोकन को, ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन आर्टिस्ट के लिए WazirX ने नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च किया है। ठीक है। तो बेसिकली आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं? आर्टिस्ट ड्राइंग परचेज कर सकते हैं, है ना, मतलब जो भी है एनिमेशन परचेज कर सकते हैं, जो भी उनको चाहिए हो वो परचेज कर सकते हैं ना। तो उन्होंने बेसिकली ये नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च किया WazirX ने, बस इतना ही न्यूज़ में था। NFT इज ए यूनिक। अच्छा, ये भी बहुत याद रखना है कि अब देखो, आपने मान लो कोई ड्राइंग बनाई है ना, और मैंने कोई ड्राइंग, डिजिटल ड्राइंग बनाई, तो हम दोनों की डिजिटल ड्राइंग वुड बी यूनिक, क्योंकि वो आपने अपने हाथ से बनाई है और मैंने अपने हाथ से बनाई है। दोनों क्या सेम हो सकती हैं? कभी दोनों सेम हो सकती हैं? नहीं, दोनों कभी सेम नहीं हो सकती। दोनों की कुछ एक यूनिक वैल्यू होगी, है ना, कोई एक यूनिक वैल्यू होगी जो ट्रेडेबल नहीं होगी। मतलब एक यूनिक वैल्यू होगी, दोनों की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। जो आपने ड्राइंग बनाई और जो मैंने ड्राइंग बनाई उसकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना, यूनिक वैल्यू होगी। तो ये ध्यान रखना कि जो NFT होता है वो उसका हर एक जो NFT होता है उसकी एक यूनिक वैल्यू होता है ना। इट इज़ अ यूनिक प्रूफ ऑफ ओनरशिप ओवर समथिंग यू कांट यूजुअली होल्ड इन योर हैंड्स, है ना। आप अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते, आपके मोबाइल फोन में रहेगा या फिर आपके किसी पेन ड्राइव में रहेगा, इस टाइप से। अ पीस ऑफ डिजिटल आर्ट, अ डिजिटल कूपन, मे बी अ वीडियो क्लिप, है ना। तो या वीडियो क्लिप हो सकता है, डिजिटल कूपन हो सकता है, या डिजिटल आर्ट हो सकती है। दैट इज कॉल्ड अ नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है। तो क्या है? बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, विच इज एक्चुअली अ कंप्यूटर फाइल एंड कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड विद इट सर्टिफिकेट। तो ये ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एक लेट से म्यूजिक वीडियो बना दिया, या फिर आपने एक म्यूजिक बना दिया, ठीक है, तो इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा कि ये मेरा ही है, ताकि ये ऑथेंटिसिटी मतलब जनरेट हो इसमें, है ना। तो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए आपको एक पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि ये आप ही का है, जैसे कॉपीराइट बोलते हैं ना, तो ये आपका है ना, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है फिर कि भाई ये म्यूजिक आप ही ने प्रोड्यूस किया है, आप ही इसके प्रोड्यूसर हो, है ना, फिर आप इसको बेच सकते हो, ठीक है, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट भी ट्रेड होता है साथ में। NFTs can also be used to represent people's identities, property rights and more, है ना। तो इसके अनलिमिटेड, अगेन न्यू टेक्नोलॉजी है, नया चीज़ है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। दे आर रेयर एंड इंडिविजिबल। इंडिविजिबल नहीं है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते आप, जैसे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉन फंजिबल टोकन्स की। नॉन फंजिबिलिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है नॉन फंजिबिलिटी की कि वो डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे आपको अगर 100 रुपये है, आपके पास अगर 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये को आप डिवाइड कर सकते हो 10 रुपये के 10 नोट में, है ना। बट अगर आपके पास एक म्यूजिक वीडियो है, क्या उसको आप डिवाइड कर सकते हो? बोलोगे यार 4 मिनट का वीडियो है, मैं बस 1 मिनट का वीडियो ट्रेड करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। आप तो 4 मिनट का पूरा एक सॉन्ग है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि 1 मिनट का आप रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हो, करेक्ट, गलत हो जाएगा वो। तो ये डिविजिबल नहीं होते, है ना, रेयर होते हैं और डिविजिबल नहीं होते। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि 100 रुपये का नोट जो है वो फंजिबल है, क्योंकि एक पर्सन के पास अगर 100 रुपये का बिल है और दूसरे पर्सन के पास अगर 100 रुपये का नोट है, तो वो इंटरचेंज कर सकते हैं और वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। बिटकॉइन भी एक फंजिबल एसेट है। समझ में आ गया? जो नॉन फंजिबल टोकन्स आर नॉन फंजिबल, है ना, एज दे कैन नॉट बी ट्रेडेड डायरेक्टली विद ईच अदर बिकॉज दे आर यूनिक। समझ में आ गया? डायरेक्टली ट्रेड नहीं होते क्योंकि एक यूनिक होते हैं, उनका एक यूनिक वैल्यू होता है ना, यूनिक ओनरशिप होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, है ना। तो माइटी जो है, माइटी और जो इसके चेयरमैन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना, उन्होंने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं अवेयरनेस के लिए। किसकी अवेयरनेस के लिए? जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, IPv6 इंटरनेट। आपने कभी अगर सेटिंग्स, कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाओगे, है ना, तो उसमें ऐसे दिखेगा आपको IPv6, IP4, है ना। तो दीज आर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट नाम से समझ में आ रहा है, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड होगा, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, है ना। प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट मतलब इंटरनेट, प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो या मतलब कुछ करते हो ना, तो ये
आपको बेसिकली डेटा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। आपका आईपी एड्रेस वगैरह सब इसमें होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। या आपके लैब जहाँ भी आपका कंप्यूटर आप एक्सेस कर रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन करता है, उसका लोकेशन देखता है, और बेसिकली ट्रैफिक रूट करता है आपके सर्वर पे, है ना। मतलब आपके एड्रेस पे, आईपी एड्रेस पे, जो आपका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा ना, वहाँ पे ये ट्रैफिक को रूट करता है, इंटरनेट ट्रैफिक को, ठीक है। तो फ्रॉम कंप्यूटर्स क्या बोल रहा है ये, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स एंड रूट्स ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको इंटरनेट चलाना है, ठीक है। IPv6 इज मोर सिक्योर एंड फास्ट एज कम्पेयर टू IPv4, है ना। तो ये नया प्रोटोकॉल वर्जन 6 आया था, और पहला कौन सा था, IP4। लेकिन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं इससे। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। कब स्टैब्लिश हुई थी, 2003 में। तो जितने भी अपने इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना, उनका एक मीटिंग पॉइंट है ये, है ना। विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, है ना। तो जो जैसे एयरटेल है, एयरटेल इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और जियो है ना, ये सब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। तो दीज आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, है ना। तो इनको बेसिकली ये देखता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उनके बीच में भाई कितना ट्रैफिक कहाँ जा रहा है ना। मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो जियो ये नहीं कर सकता कि भाई कोई पर्टिकुलर साइट्स हैं जो सिर्फ मेरे नेटवर्क पे ही खुलेंगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकता, है ना। एयरटेल फिर क्लेम कर देगा कि भाई ऐसे कैसे, हमको भी करना है। तो वो सब कौन हैंडल करता है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद सैंडेज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सैंडेज, ये बेसिकली एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है ना, तो वैसा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। किसने लॉन्च किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीटी, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बस यही है, मैसेजिंग सिस्टम है। ऐसे आ जाए कि सैंडेज रिसेंटली मैंशनड इज न्यूज़ इज है ना, तो इट इज़ अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। एडिशनल सेफ्टी फीचर है, जैसे क्या होता है, आप मैसेज को मार्क कर सकते हो एज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, ताकि वो दूसरे से शेयर ना कर पाए, दूसरे को फॉरवर्ड ना कर पाए, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद UNCTAD की एक रिपोर्ट देखते हैं जो रिलीज़ हुई है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। किसने रिलीज़ करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNCTAD टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट किसकी है, UNCTAD। तो यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस, सी से क्या था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, इस टाइप से है। एक बार देख लेना इसका फुल फॉर्म क्या है UNCTAD का, और कमेंट करके बता भी देना क्या है, कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऐसा ही है। वैसे सी से देख लेना क्या है, कन्वेंशन की कुछ और है। एक बार देख के और कमेंट भी करके बताना कि क्या है ना। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट किसने रिलीज करी, UNCTAD ने। क्या है UNCTAD, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। UNGA ने स्टैब्लिश करी थी, कब करी थी, 1964 में। और रिपोर्ट्स इसी कौन कौन सी आती हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट याद रखना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। क्या है ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिजिटलाइजेशन है ना, और कनेक्टिविटी को हार्नेस करती है ताकि वो मासेस तक रीच कर पाए, है ना, उसको बोलते हैं हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। जैसे कि इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल एडटेक है ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एडटेक में क्या हो रहा है कि अब ऑनलाइन इंडिया से कहीं भी बच्चे आके प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं ना, तो इससे कितना बड़ा वाइड रीच हो रहा है कंपनीज का, है ना। तो अब मैं बैठ के यहाँ पे पूरे इंडिया में पढ़ा सकता हूँ, है ना। पहले क्या हो सकता था, मान लो अगर मेरा कहीं फिजिकल ऑफिस है तो हर जगह से लोग नहीं आ सकते थे वहाँ पे, है ना, और इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब कोई भी देख सकता है ये लेक्चर, तो है ना, फ्री में बड़े कोई भी देख सकता है। तो आई हैव अ वाइडर रीच, जस्ट एन एग्जाम्पल समझाने के लिए। बट इतना सिंपल नहीं है। इसमें बेसिकली कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो AI यूज़ करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करती है, जो भी पीछे हमने डिस्कस किया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, है ना, ये सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके और डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी का यूज़ करके जब मासेस को रीच करती है वो टेक्नोलॉजी, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, है ना। डियर क्राई क्या है, व्हाट इज डियर क्राई, ये एक रैंसमवेयर है, नया फैमिली ऑफ रैंसमवेयर है ना, जो बिजनेस के ईमेल सर्वर को अटैक करता है ना। बिजनेस के ईमेल सर्वर को अटैक करके उनसे फिर मांगेगा, फिरौती मांगेगा। व्हाट इज रैंसमवेयर, क्या होता है फिरौती मांगना। तो उनके सिस्टम को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हैक करके उनसे बोलेगा कि आप इतने इतने पैसे दो, तभी हम ये रिलीज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना।
तो दैट वाज डियर क्राई। तो ऐसे पूछ लेते हैं, डियर क्राई रिसेंटली मेंशन्ड इज न्यूज़ इज अ इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ रैंसमवेयर, इट इज अ ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ रैंसमवेयर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है एम प्राइम प्रोग्राम। व्हाट इज एम प्राइम? इट इज अ प्रोग्राम फॉर प्राइम का देखो एम से क्या है, एम इज अटल इनोवेशन मिशन, है ना। एम इज अटल इनोवेशन मिशन। प्राइम क्या है? प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे? जो इनोवेशन, मार्केट, है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप पे बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसा कोलैबोरेशन होगा, इस नाम से यही समझ में आ रहा है। और अटल इनोवेशन मिशन के अंदर है तो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ही कर रहे होंगे, है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर आता है? नीति आयोग के अंदर आता है। तो इसमें नीति आयोग इन्वॉल्व होगा, है ना, ये तो पता चल गया हमको। तो क्या कौन किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग, और साथ में कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, है ना। तो इसमें क्या क्या हो रहा है इस चीज़ में, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि भाई हम साइंस बेस्ड जो डीप टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो डीप स्टार्टअप्स हैं जो साइंस पे बेस्ड हैं, उनको हम पैसा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब है ना। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय वेंचर सेंटर। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर सेंटर आया तो वीसीज बता देता हूँ कौन होते हैं, जो स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और ग्रोथ करें, है ना। तो ये वेंचर सेंटर बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या है ये? नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है। जैसे जैसे कभी कोई बच्चा इनिशियली पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, है ना। इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि सब ठीक हो, नॉर्मल हो जाए वो, है ना। उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो वैसे ही जो कंपनीज होती हैं, जब बहुत ही इनिशियली दे स्टार्ट देयर ऑपरेशंस, मतलब जब वो इस्टेब्लिश होती हैं तब उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। रखा नहीं जाता है मतलब चॉइस होता है, आप इंक्यूबेटर में जा सकते हो, बट इंक्यूबेटर का मतलब ये होता है उनको गाइड करती हैं, उनको बताती हैं कि भाई हाँ आप ऐसे करो, ऐसे मार्केटिंग करो, ऐसे सेल्स करो, है ना। क्योंकि हर कोई बंदा जो स्टार्ट करता है वो बिजनेसमैन नहीं होता ना। तो उनको स्किल प्रोवाइड करती हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो दैट दोज आर बिजनेस इंक्यूबेटर्स। द प्रोग्राम इज कैटलाइज बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, है ना। तो ये आपको याद रखना है कौन कैटलाइज कर रहा है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, पुणे नॉलेज क्लस्टर। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और DSIR प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप MSME स्कीम के बारे में बात करते हैं, है ना यार। हाँ ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, क्या है ये DSIR? व्हाट इज DSIR प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप MSMEs? तो नाम में देखो क्या है, प्रिज्म, प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप MSME। देखो फुल फॉर्म में आता है तो ऐसे ही पता चल जाएगा, नहीं आता तो पढ़ लो, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, हम इंडिविजुअल्स स्टार्टअप MSMEs को इनोवेशंस में प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई भी ऐसा इनोवेटिव स्टार्टअप है या कोई इनोवेटिव आइडिया है, ताकि सक्सेसफुल टेक्नोप्रेन्योर्स जो हैं, जो टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना, उनको मोटिवेट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको फंडिंग दी जा सके, है ना, ताकि वो कमर्शियली वायबल इनोवेशंस ला पाएँ। समझ में आ रहा है? तो प्रिज्म क्या करेगा? अंडर प्रिज्म एन इनोवेटिव ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इज प्रोवाइडेड टेक्निकल, स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वही है, इंक्यूबेटर टाइप चीज़ है ना। जैसे इंक्यूबेटर्स काम करते हैं ना, वैसे ही ये प्रिज्म स्कीम है उसके लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्ड के बारे में बात करते हैं। रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो रिस्पॉन्ड किसका है? इसरो का है, आपको याद रखना है। इसरो ने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? क्या ये रिसेंट में स्टार्ट हुआ है? नहीं, रिसेंट में स्टार्ट नहीं हुआ है, 1970 में ये स्टार्ट हो चुका था। तो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम किसका है? इसरो का है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम इनकरेज करेंगे एकेडमिक्स को, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, कंट्रीब्यूट कर पाएँ स्पेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो जाके एक बार इसरो की साइट पे देख लेना ये क्या प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन से स्टेट से क्या क्राइटेरिया रहता है। वैसे इतना पूछते नहीं है बट स्टिल मतलब देख लेना, देखने में कोई हार्म नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है ना, कौन कौन सी क्लासेस से बच्चे लेते हैं, या फिर कैसे सिलेक्शन होता है ना, टेस्ट होता है, हर स्टेट से एक बच्चा आता है क्या, इस टाइप से आपको देखना है कि क्या क्या है। और नीचे कमेंट करके बताना कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का डिटेल, कि कैसे सिलेक्शन होता है, कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में है, या फिर ऑल इंडिया है ना, और क्राइटेरिया क्या है। कोई की फीचर्स बता देना, है ना, की फीचर्स बता देना रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के, ठीक है। तो अपना ये हो गया रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आई गेस अगले लेक्चर में ही बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, टेस्ट वेस्ट भी देने होंगे, काफ़ी प्रेशर चल रहा होगा अभी, है ना। तो
पढ़ लो आप जाके, है ना। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और ईमेल आईडी पे आप मैसेज भी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा इंगेज करिए, है ना, थोड़े डाउट्स वाउट्स पूछिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है ना, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, है ना, और टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। चलो, ओके, बाय बाय, टाटा।